राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पार्ट 2। टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। पहला, निरीक्षण प्रणाली, इसमें अंतर्दर्शन प्रणाली, बहिर्दर्शन प्रणाली, प्रयोगात्मक प्रणाली, फिर विवरण प्रणाली। विवरण प्रणाली में विकासात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, मनोविकृत्यात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, समाजमिति विधि। लॉक, इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की प्राचीनतम अध्ययन प्रणाली। अंतर्दर्शन प्रणाली का प्रमुख लाभ विषय सामग्री व यंत्रों की आवश्यकता नहीं होना। अंतर्दर्शन प्रणाली का प्रमुख दोष पशुओं व बालकों पर लागू नहीं होना। बहिर्दर्शन विधि उपनाम प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति। प्रायोगिक विधि अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि। विलियम वुंट 1879 ईस्वी में लिपजिंग में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। प्रश्नावली पद्धति उपनाम कागज पेंसिल परीक्षा विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, इसका प्रयोग बाल अपराधियों के निदान हेतु किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि जन्मदाता फ्रॉयड। पेज नंबर 20। पद्धति साधारण भाषा में पद्धति को कार्य करने का ढंग कहा जा सकता है। चार्ल्स गाइड के अनुसार वैज्ञानिक भाषा में पद्धति शब्द का प्रयोग उस मार्ग के लिए किया जाता है जिसका सत्य की खोज के लिए अनुसरण करना आवश्यक है। इसके द्वारा हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की समस्याओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। अंतर्दर्शन विधि, इस परंपरागत एवं प्राचीन विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। यह मनोविज्ञान की प्राचीनतम अध्ययन प्रणाली है। अंतर्दर्शन का अर्थ है मनन, आत्मचिंतन, स्वयं में देखना अर्थात अपने अंदर झांकना। इस पद्धति का संबंध इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक लॉक से है। संरचनावादी विलियम वुंट तथा इसके शिष्य टिचनर ने इस विधि को विकसित किया है। आत्मचेतना का विकसित रूप ही अंतर्दर्शन है। इस प्रणाली में व्यक्ति जैसा अनुभव करता है वैसे ही भाव प्रकट करता है। लाभ और विशेषताएं, व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्थाओं और मानसिक क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। अपने आप को जान लेने के पश्चात अध्यापक अपने व्यक्तित्व, व्यवहार और शिक्षण पद्धतियों में वांछित सुधार कर सकता है। अनुभवों से संबंधित सीधा ज्ञान प्राप्त होता है। मनोविज्ञान की विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का श्रेय भी इस पद्धति को दिया जाता है। अंतर्दर्शन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें विषय सामग्री व यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका उपयोग हर परिस्थिति में किया जा सकता है। यह अत्यंत सरल विधि है। यह प्रणाली किसी समस्या के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है। यह विधि निष्कर्षों की जांच में उपयोगी होती है। दोष और कमियां, निरंतर परिवर्तनशील मानसिक क्रियाओं का अंतर निरीक्षण असंभव हो जाता है। इस पद्धति में मन के द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है जो असंभव है। इस पद्धति का प्रयोग केवल सामान्य वयस्क व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है, बालकों पर लागू नहीं होती है। इस पद्धति में मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति को क्रोध आता है तो जैसे ही वह क्रोध का मनोविज्ञान विश्लेषण करने के लिए तत्पर होता है, क्रोध कम हो जाता है और सही रूप में अध्ययन करना असंभव हो जाता है। अंतर्दर्शन प्रणाली में व्यक्ति का मस्तिष्क परीक्षक व विषय में विभाजित हो जाता है, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वह अंतर्द्वंद की स्थिति में रहता है। कई परिस्थितियों में उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रणाली में दो व्यक्तियों के अध्ययन के परिणाम कभी भी समान नहीं होते। जेम्स के अनुसार आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास ऐसा है जैसा कि वह जानने के लिए अंधकार कैसा होता है, बहुत सी गैसीय गैस एकदम जला देना। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि इस पद्धति के द्वारा प्राप्त परिणाम आत्मगत और व्यक्तिगत होते हैं, जिनके सत्यापन के अभाव में वैज्ञानिक नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। पेज नंबर 21। गाथा वर्णन पद्धति, इस पद्धति में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का पुनः स्मरण कर उनका एक लेखा तैयार करता है। इस पद्धति का प्रमुख दोष है व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों और व्यवहारों को ठीक उसी रूप में पुनः स्मरण नहीं कर पाता जिस रूप में उनका पहले अनुभव किया गया था। यह पद्धति अविश्वसनीय होने के साथ ही अंतर्दर्शन पद्धति की भांति वैज्ञानिक न होकर आत्मगत है। बहिर्दर्शन निरीक्षण ऑब्लिक अवलोकन विधि, इस पद्धति को बाह्य निरीक्षण या प्राकृतिक निरीक्षण पद्धति भी कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन द्वारा किया गया। इसमें व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखकर पूर्व अनुभवों के आधार पर उसके अंतर्मन का पता लगाते हैं। इस प्रणाली में निम्न 3 क्रियाओं की प्रधानता रहती है: दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण, अनुभव व पूर्व अनुभव के आधार पर व्यवहार की व्याख्या। प्रकार औपचारिक बहिर्दर्शन, इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अनौपचारिक बहिर्दर्शन, इसमें बिना किसी निर्धारित योजना के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। क्रमिक बहिर्दर्शन, इसमें निर्धारित योजना के अनुसार नियम पूर्वक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। आकस्मिक बहिर्दर्शन, इसके अंतर्गत एक अध्यापक आकस्मिक रूप से अचानक विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। इस प्रणाली में आधुनिकतम यंत्रों, कैमरा, टेप रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाता है। गुण,
यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति से प्राप्त निष्कर्ष सत्य एवं विश्वसनीय होते हैं। बालकों का अध्ययन करने के लिए भी यह पद्धति उपयोगी है। इस पद्धति के द्वारा सामूहिक रूप से व्यक्तियों, छात्रों आदि की मनोदशा का अध्ययन किया जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा सामान्य तथा असामान्य शिशु, बालक, किशोर, वयस्क एवं प्रौढ़ सभी का अध्ययन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर आधुनिकतम शिक्षा में खेल प्रणाली को महत्व दिया गया है। दोष: प्रयोज्य का कृत्रिम व्यवहार प्रणाली का सबसे मुख्य दोष है। इस पद्धति से एक ही व्यवहार से कई मानसिक दशाएं प्रतीत होती हैं। कभी कभी व्यक्ति का व्यवहार इतना स्पष्ट होता है कि उसमें सही मानसिक स्थिति का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस पद्धति में पक्षपात का भी प्रभाव पड़ता है। पेज नंबर 22, परीक्षण/प्रायोगिक विधि। इस वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित व्यवहार में शैक्षणिक प्रयोग व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की अनेक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयत्न किए जाते हैं। प्रायोगिक विधि को अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनुसंधान में प्रयोगात्मक पद्धति के कारण ही इसे विज्ञान का दर्जा मिला है। कॉलिन्स और ड्रेवर के अनुसार प्रयोगात्मक अंग रहित मनोविज्ञान एक भ्रम मात्र है। इस पद्धति में प्रयोगकर्ता पहले अपने अनुसार परिस्थितियों या वातावरण निर्धारित करता है, तत्पश्चात किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है। इस पद्धति के द्वारा न केवल मानव व्यवहार का वरन पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक पद्धति में अंतर निरीक्षण और बाह्य दोनों का समन्वय होता है। गुण: शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण, यथार्थ निरीक्षण। इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को उन्हीं परिस्थितियों में प्रयोग को दोहराकर उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। इस पद्धति में अन्य पद्धतियों की तुलना में स्थूलता एवं वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। यह पद्धति उद्दीपक, प्राणी और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। दोष: खर्चीली, प्रयोज्य का असहयोग। यह स्वतंत्र पद्धति नहीं है। प्रयोज्य परिस्थितियों व वातावरण में कृत्रिमता, प्रयोज्य की मानसिक व आंतरिक दशाओं का पता लगाना व उन्हें नियंत्रित करना असंभव है। व्यक्ति इतिहास पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत किसी व्यक्ति के इतिहास का ज्ञान करके उसके व्यक्तित्व के गुण दोषों तथा समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इस पद्धति में व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। यह पद्धति किसी विशेष व्यवहार के कारण का निदान करती है। क्रो एम क्रो के अनुसार व्यक्ति इतिहास पद्धति का मुख्य उद्देश्य किसी का निदान करना है। दोष: इस विधि में समय, धन और श्रम अधिक लगता है। विकासात्मक पद्धति। इस पद्धति में व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में मानव अभिवृद्धि तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। पेज नंबर 23, तुलनात्मक पद्धति। इस पद्धति में व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस पद्धति का मुख्य उपयोग सीखने की क्रिया के अध्ययन में हुआ है। प्रश्नावली पद्धति। इस पद्धति में अध्ययन करने वाली समस्या से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के पास हल करने हेतु भेजा जाता है। उनसे प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण और अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके 4 प्रकार हैं: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली व मिश्रित प्रश्नावली। उपचारात्मक पद्धति। यह एक व्यक्तिगत पद्धति है जिसे साधारणतः व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति निम्नलिखित समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध हुई है: बहुत अकलाने वाले बालक, अत्यंत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, गंभीर संवेदों के शिकार होने वाले बालक। सांख्यिकीय पद्धति। यह एक आधुनिकतम एवं अत्यधिक प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति में प्रदत्तों के विश्लेषण में गणित की सहायता ली जाती है, इसलिए यह पद्धति अत्यधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है। व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में यह विधि सहायक है। विवरण विधि। इसके अंतर्गत वे सभी प्रणालियां आती हैं जो विषय के अध्ययन करने के पश्चात उसका विवरण प्रस्तुत करती हैं। पहला तुलनात्मक विधि, दूसरा व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि का प्रयोग बाल अपराधियों के निदान के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि व समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करने में बहुत सफलता मिलती है। इसका मुख्य दोष अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण का सकारात्मक या नकारात्मक होना है। तीसरा मनोविश्लेषणात्मक विधि। वियना के चिकित्सक फ्रायड को इसका जन्मदाता माना जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति की दमित इच्छाओं को पूर्ण कर व्यवहार का उपचार करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन ने किया। पेज नंबर 24, रेटिंग स्केल विधि। इसके अंतर्गत व्यक्ति के विशेष गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से कराया जाता है। 5 पॉइंट रेटिंग स्केल। सदैव, बहुधा, कभी कभी, साधारणतया कभी नहीं। इसकी विश्वसनीयता बहुत कम होती है। साक्षात्कार विधि। जिन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, वहां पर साक्षात्कार विधि प्रयोग में लाई जाती है। प्रयोगकर्ता किसी समस्या का अध्ययन करने हेतु उस समस्या से संबंधित व्यक्तियों से बैठकर उस समस्या के संबंध में उनसे विचार विमर्श कर सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करता है। विकासात्मक या उत्पत्ति मूलक आनुवांशिक विधि। यह 2 प्रकार की होती है। पहला अनुप्रस्थ काट विधि। इस विधि के अंतर्गत यदि हमें 2, 4, 6 व 8 वर्ष के बालकों का अध्ययन करना है तो 2 वर्ष के लिए चयनित न्यायाधीशों का ही 4 वर्ष, 6 वर्ष एवं 8 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है। इसे कालानुक्रमिक विधि भी कहा जाता है। इसमें किसी अध्ययन के परिणाम को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। दूसरा है अनुदैर्ध्य काट विधि। इस विधि के अंतर्गत 2, 4, 6 एवं 8 वर्ष आयु वर्ग के अलग अलग न्यायाधीशों को लेकर एक समय में ही अध्ययन कर लिया
जाता है। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर 09414486865 आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।